एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 23 अगस्त 2024 का पार्ट 4। ठीक है, तो हमने 75 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 76। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज क्लासेस इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर एक्सप्रेसिव पावर एज आइडेंटिफाई बाय चॉम्स्की हायरार्की। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो आप जानते हैं कि हमारी जो सबसे रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है वो होती है रेगुलर ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा सी। उसके बाद अगेन आप जानते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री आती है, तो हम क्या बोल सकते हैं ए। ठीक है, उसके बाद आती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, है ना, बी। और लास्ट में आती है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, है ना, रिकर्सिव इनएमरेबल, तो हो जाता है डी। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दैट। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम इसका। तो देखो, जो रेगुलर ग्रामर होती है वो सिंपलेस्ट ग्रामर होती है। इट इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, है ना, वी नो दैट अबाउट दिस। कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो रिकॉग्नाइज की जाती है पुश डाउन ऑटोमेटा के द्वारा। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जो होती है वो रिकॉग्नाइज की जाती है लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ट्यूरिंग मशीन। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द चॉम्स्की हायरार्की जो 1956 में डेवलप की गई थी, किसका नाम था, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है। तो यहाँ पे एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है विद 16 प्रोसेसर इज यूज टू एग्जीक्यूट द पैरेलाइजेबल टास्क। ठीक है, तो हम यहाँ पे पैरेलाइजेबल टास्क कर रहे हैं। इफ सीरियल पोर्शन ऑफ टास्क takes it 200 clock cycles and parallel portion take 800 clock cycle. When all 16 processors are used for many total clock cycles are required to complete tasks. तो आपको कुछ चीजें गिवन है, तो आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपको पैरेलल जो टास्क कर रहे हो आप, उसके लिए आपको 16 प्रोसेसर गिवन है। क्लियर है ना? तो आपको बस ये चीज याद रखनी है। सीरियल पोर्शन के लिए आपको कितने क्लॉक साइकिल दिए हुए, 200। ठीक है, और पैरेलल के लिए आपको गिवन है कितने, 800। तो सीरियल के लिए 200 और पैरेलल के लिए 800। व्हेन ऑल द 16 प्रोसेसर आर यूज्ड फॉर द टोटल क्लॉक्स, और हम इन 16 प्रोसेसर का यूज किसके लिए कर रहे हैं, टोटल क्लॉक्स के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमको कंप्लीट टास्क निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, मेरे को पैरेलल पोर्शन के लिए कितना दिया है, तो 800। ठीक है, डिवाइडेड बाय में कितना करूंगी, 16। ठीक है, तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो डिवाइडेड, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा 50। ठीक है, आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 50। और आपका जो यहाँ पर है सीरियल, तो जब आप टोटल निकालोगे ना, तो टोटल क्लॉक क्या होता है पता है आपको, टोटल क्लॉक होता है सीरियल क्लॉक प्लस पैरेलल क्लॉक, है ना। तो जो आपने ये निकाला पैरेलल के लिए निकाला था, तो टोटल कितना है, सीरियल के लिए कितना है, 200 प्लस 50 कितना हो गया, 250। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको एक बार दिखा देती हूँ कि लाइक सीरियल पोर्शन हमारे पास है 200, पैरेलल पोर्शन हमारे पास कितना है, 800, तो टोटल प्रोसेसर कितने हैं, 16। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 क्लॉक साइकिल। ठीक है, और जब टोटल साइकिल हम निकालेंगे तो उसमें सीरियल साइकिल पैरेलल साइकिल दोनों का सम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if L1 and L2 are a context free, which one of the following is true about the L1 and intersection L2? तो अगर आप L1 और L2 की बात करते हैं, तो जब इनका इंटरसेक्शन आप करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ठीक है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि देखो आप जानते हो कि अगर हम चार्ट बनाते हैं तो रेगुलर, फिर आपके पास आता है, एक सेकेंड, आप जैसे बनाते हो तो रेगुलर, ठीक है, फिर रेगुलर के बाद हमारे पास क्या आता है, CFL, थोड़ी कम रेस्ट्रिक्टेड होती है। फिर आता है हमारे पास CSL जो चॉम्स्की हायरार्की का रूल है, CSL। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है हमारा रिकर्सिव न्यूमरेबल। ठीक है, रिकर्सिव न्यूमरेबल। तो आप जानते हो कि अगर आप जब भी किसी का इंटरसेक्शन करोगे ना, तो आपको इंटरसेक्शन करोगे ना, अगर आप यूनियन करोगे तो आप इस टाइप से जाओगे ना, अंदर की साइड, यानी कि रेगुलर। और जब आप इंटरसेक्शन करोगे ना, तो आप बाहर की साइड मूव करोगे। तो आपको अगर CFL का इंटरसेक्शन निकालना, तो वो रिकर्सिवली न्यूमरेबल तो होगा ही होगा। ठीक है, मैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में नहीं होता है। और यही अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसमें एक टेबल होती है, जो आप अगर याद कर लेते ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसकी डिस्कशन फर्दर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, कंसिडर
द फॉलोइंग रिलेशन हमको गिवन है 1 2 3 4 और आपको बताना है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो इसमें से कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दिस इज PYQ, रिपीटेड PYQ है ये गेट का, ठीक है। तो देखो 1 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि रिफ्लेक्सिव मतलब क्या कि जैसे जो एलिमेंट है उसका रिफ्लेक्स बनना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें भी 1 1 2 2 और 3 3 और 4 4 होगा, ठीक है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन होना चाहिए चारों। तो 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 है, ठीक है, 4 4 है, लेकिन वेयर इज 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, ठीक है। 1 1 तो यहाँ पर तो 1 1 ही है, 2 2 और 3 3 तो है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, ठीक है, 3 3 है, 4 4 है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, एक भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट 1 1 है, 2 2 है, 3 3 और 4 4, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो सी और ई जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे, ठीक है। सो देख सकते हैं आप इसका आंसर सी और ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ डेटाबेस डिजाइन इन करेक्ट ऑर्डर। ये हम कर चुके हैं, जब हमने डेटाबेस डिजाइन पढ़ा था तो मैंने इसको इतनी बार, ये चीजें आई हैं, हमने कितनी बार इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और आपको एक और चीज बता दूं, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, एक सेकेंड, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के लिए बी, ठीक है। आप कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करोगे तो आपके पास क्या है, बी। फिर आप क्या करोगे, लॉजिकल डिजाइन करोगे यानी कि सी, और फिजिकल डिजाइन यानी कि ए। तो आप जानते हो कि फिजिकल वाला जो है हमारे पास सबसे लास्ट में था, ठीक है। फिर आपके पास कॉन्सेप्चुअल मैपिंग होती थी, फिर आपके पास मतलब आपके पास यहाँ पे लॉजिकल मैपिंग होती थी, ठीक है। इससे इसके बाद फिजिकल मैपिंग होती थी। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते थे, ठीक है। तो आप इससे याद रख सकते हो। और उससे भी पहले आप जानते हो कि आप क्या करोगे, रिक्वायरमेंट एनालाइज करोगे। तो रिक्वायरमेंट हमें पता होनी चाहिए, तो इससे हम बात मान सकते हैं कि इसको रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट, मतलब दिस इज द अरेंजमेंट और सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस डिजाइन। मे बी पॉसिबल कि ये रिपीट, मतलब ये उल्टा भी दे सकते हैं, लाइक पहले हमको फिजिकल से भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रहे, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। इफ द प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैज ए 200 लाइंस ऑफ कोड, द एवरेज प्रोडक्टिविटी रेट कितनी दे रखी, 10 LOC पर आवर, हाउ मेनी पर्सन आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। सिंपल, मैंने आपको बताया है ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। आपको टोटल लाइंस ऑफ कोड लिखना है डिवाइडेड बाय कितने पर्सन ऑफ मंथ है, तो 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, 200, है ना, क्योंकि 2000 लाइंस ऑफ कोड्स था, मैंने 200 लिखा था, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82। टू कंप्यूटर्स ए एंड बी आर कॉन्फ़िगर्ड एज अ फॉलोज। ए का आईपी एड्रेस है ये और उसका सबनेट मास्क है ये, ठीक है। नाउ बी की बात करते हो तो बी का आईपी एड्रेस है ये और सबनेट मास्क है ये। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ए और बी गिवन है ना। अब आप क्या करोगे, कैलकुलेट करेंगे हम सबनेट मास्क को। तो आपको सबनेट मास्क दे रखा है ए का, तो आपने ए का सबनेट मास्क लिखा, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। अब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 255.255 को तो 1 1 लिखते हैं और 128 1 और बाकी सारे 0। तो बस हमको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। तो हमारा ए का सबनेट मास्क हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, फिर आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जैसे आपने ये चीज कर ली, इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इन दोनों को एक एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे इस पे। तो आप जब इसको देखो, आप ये जो आपने लिखा है ना, आईपी एड्रेस, और सेकंड क्या है, बाइनरी सबनेट मास्क, ठीक है। तो ये दोनों लिख दिया आपने। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो आप किसी का भी जीरो, मतलब एक्सॉर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सॉरी, है ना। एंड ऑपरेशन में क्या बोला जाता है कि अगर एक भी, मतलब एक भी जीरो होगा ना, तो एक भी जीरो होगा तो वो जीरो ही देगा, ठीक है। यानी कि दोनों 1 होंगे तभी वो हमको 1 देगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ
एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर अगर आप जब भी सॉल्व करोगे इसको तो देखो यहाँ पर तो सारे ही जीरो है तो डेफिनेटली जीरो आ जाएंगे ना। ये सारे देखो ये सारे तो जीरो थे तो जीरो आ गए। लेकिन अब यहाँ पे देखो जीरो और वन, तो जीरो अगर एक भी दिख गया यानी क्योंकि यहाँ पे ये डॉट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यहाँ हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम जीरो से वन को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जीरो ही देगा, है ना। अब यहाँ पे जहां जहां वन है और जहां जहां इधर भी वन है तो वन वन आ जाएगा, और यहाँ पे वन है इसलिए ये वन आ गया, ठीक है। यहाँ पर वन वन है इसलिए। तो आप जब भी याद रखना कि हमको एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है सबनेट मास्क को इसमें, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा, आपको मिलेगा 203,197, ठीक है, और जीरो जीरो, ठीक है। तो बस मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी, इसको सॉल्व करने की एक टेक्निक है। सबसे पहले देखो आप अगर अगर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर एक सेकेंड, देखो जब भी हम वन 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 मतलब इतने सारे वन का किसी के भी साथ एक्सोर करेंगे एंड करेंगे तो सेम यही वाली कंडीशन आएगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये तो वन है लेकिन इसमें कुछ जीरो है ना। तो आपको बस ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप वन किसी भी इसके साथ एंड करोगे तो वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो 203 तो एज इट इज आ गया, फिर यहाँ पर भी सेम 211 थे तो 197 इसका। तो आपको सिर्फ एक्सोर किसके साथ करना था, इन दोनों के साथ, जो कि बहुत सिंपल था, ठीक है। जीरो थ्रो आपको एक भी जीरो मिल गया तो आप जीरो लिख दोगे। तो आपने जब कन्वर्ट किया आपको क्या मिला, आपकी वैल्यू आई, आपकी वैल्यू यहाँ पर आई 203.197.00, ठीक है। तो इट्स लगभग इसके साथ मिलता जुलता है, ठीक है। अब हम बी के लिए बात करते हैं, सेम थिंग हम बी के लिए करेंगे। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी, आप सेम थिंग जब बी के लिए करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखो जब आपके पास वैल्यू आएगी तो यहाँ पे 203 है ना, क्योंकि यहाँ पे वन वन था वन वन था। फिर यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ आएगी 01000, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे अगेन तो 64 आएगी, फिर अब जीरो, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास वहां पर ऊपर जो वैल्यू आई थी वो 00 थी और यहाँ पर हमको वैल्यू मिली 64 0, ठीक है। तो अब इससे एक चीज समझ में आती है, देखो मैं आपको बता दूं, जैसे कि जब हमने ए के लिए निकाला है ना, ए के लिए तो हमारी जो कंडीशन आई वो सेम आई, ए के लिए हमारी कंडीशन सेम आई, लेकिन यहाँ पे 0.0 आया, ठीक है। और अगर मैं बी के लिए बात करती हूँ तो हमारी कंडीशन सेम आई, लेकिन यहाँ पर क्या आया 64 और 0, ठीक है। तो बस इतना सा चेंज था, है ना। तो ए एज्यूम बी ऑन सेम नेटवर्क, ए एज्यूम करता है कि बी जो है वो सेम नेटवर्क पे है, बट बी एज्यूम करता है कि ए इज ऑन डिफरेंट नेटवर्क। मतलब क्या कि ए को क्या लग रहा है कि मैं ए को लग रहा है कि बी तो सेम नेटवर्क पे, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू ये आ रही थी, ठीक है, उसकी वैल्यू ये थी ना 75 समथिंग, है ना। तो इसीलिए वो यहाँ पर क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन बी जो है बी को क्या लग रहा है कि ए जो है वो डिफरेंट नेटवर्क पे, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 64 से शुरू हो रहा है और ए कहाँ पे 00 पे अटका हुआ है ना। तो दोनों के लिए अब ए तो 0 से स्टार्ट कर रहा है ना, तो ए के लिए 0 से लेके फिर आगे फर्दर 255 तक होंगे वैल्यूज, क्लियर है। तो 64 कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा, तो ए को क्या लग रहा है कि 64 तो मेरे अंडर ही है, ठीक है, इसीलिए वो उसका नेटवर्क मान रहा है। अब अगर मैं यहीं बी की बात करूं, है ना, अगर हम बी वाले की बात कर रहे हैं तो बी वाला अगर जब वो स्टार्ट कर रहा है तो बी वाला कहाँ से स्टार्ट कर रहा है 64 से स्टार्ट कर रहा है, 64 से लेके 255 तक, ठीक है। तो उसको क्या लग रहा है कि अगर वो ए को देख रहा है ना, तो वो ए को देख रहा है तो उसको क्या मिल रहा है कि 0.0, तो वो 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो बी को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 64 से स्टार्ट हो रहा है तो इस 0 से कहाँ आ गया, तो इसीलिए ए एज्यूम कर रहा है कि वो सेम नेटवर्क पे, लेकिन बी को ऐसा लग रहा है कि ए जो है वो डिफरेंट नेटवर्क पे है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 83। तो अ वेक्टर प्रोसेसेस विद 16 lanes perform an operations of 1024 elements with each operation taking 5 clocks, ठीक है। How many cycles are needed to complete the operation? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको 1024 एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है। आप 16 लेन से डिवाइड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 64 ऑपरेशंस, ठीक है। अब आप पूछोगे कि 5 क्लॉक्स का क्या रोल है, तो अगर वो हमसे टोटल क्लॉक्स पूछता है ना, टोटल क्लॉक साइकिल पूछता, ठीक है, उसने साइकिल्स पूछा, उसने क्लॉक साइकिल नहीं पूछा। अगर वो क्लॉक साइकिल पूछता तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सिंपली। अभी हमारे पास सिर्फ एक साइकिल है तो हम डायरेक्टली इसमें 64 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 64 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा 64 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 84, तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो मैंने आपको बताया न्यूरल नेटवर्क से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, वेट को इनिशियलाइज करोगे। तो देखो अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो इनिशियलाइजेशन हमेशा फर्स्ट प्रोसेस होती है ऑफ एवरी सीक्वेंस, एनी वन है ना, कोई भी आप बात करो। सेकेंड आप क्या करोगे, फीड फॉरवर्ड करोगे उसको, मतलब उसको कुछ वैल्यूज दोगे, फीड फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगी, लॉस कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करोगे कि कितना लॉस हुआ। फिर अगेन आप क्या करोगे, बैक प्रोपोर्शन करोगे, अगेन आप बैक प्रोपोर्शन करोगे, और लास्ट में वेट को अपडेट कर दोगे। ठीक है, सो इसको डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो सबसे पहले वेट इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं हम, तो ये फर्स्ट स्टेप होती है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल वेट को सेटिंग करते हैं, रेंडमली हम इसको डन करते हैं, ऐसा इसमें परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन सम ह्यूरिस्टिक। ठीक है, फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, तो वंस वेट अगर इनिशियलाइज हो जाता है, तो इनपुट डेटा इज पास्ड थ्रू नेटवर्क टू जनरेट अन आउटपुट। ठीक है, फीड फॉरवर्ड करने के बाद जब क्या होता है कि हम नेटवर्क को जनरेट करते हैं, नेटवर्क आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, लॉस कैलकुलेशन में क्या होता है कि अगर कोई एरर या लॉस होता है, वो कैलकुलेट किया जाता है, कंपेयर करते हैं हम आउटपुट से एक्चुअल टारगेट से आउटपुट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैक प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, तो एरर जो कैलकुलेट की जाती है प्रीवियस स्टेप में, है ना, तो उसको आप क्या करोगे, प्रोपोगेट करोगे, नेटवर्क के थ्रू अपडेट करेंगे। मतलब अगर आपको कोई भी लॉस होता है उसमें वेट्स में, या तो आप उसको प्रॉपर चेक करोगे, है ना। तो हम इसके लिए यूज करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम फॉर मिनिमाइजेशन लॉस। तो अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि व्हाट इज द एल्गोरिथम यूज इन अ बैक प्रोपोर्शन, तो दैट इज द एल्गोरिथम के ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना यहाँ से। वेट अपडेट में आप फाइनली वेट अपडेट करोगे, तो ये बेस्ड किसके बेस पे होता है, तो यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम बैक प्रोपोर्शन में टेक्निक यूज करते हैं, तो आप वेट अपडेट किसके बेस, किस एल्गोरिथम के बेस पे करते हो, तो विच इज ग्रेडियंट कंप्यूट। ठीक है, ड्यूरिंग बैक प्रोपोर्शन। क्लियर है, इट इज इटरेटेड और इटरेटेड ऑफ ट्रेनिंग, है ना, ये बार बार हो सकती है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। नंबर 85 देखते हैं, 40 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स वर इंटरव्यूड फॉर अ जॉब। ठीक है, 50 जो है वो 20 पाइथन जानते हैं, 20 जो है वो जावा जानते हैं, और 7 जो है वो नाइदर लैंग्वेज, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं जानते। तो हाउ मेनी न्यू फॉर बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, टोटल नंबर कितने हैं, 40 है ना, पाइथन के लिए 25, इसी 40 में से पाइथन के लिए 25 है, और इसी 40 में से जावा के लिए है हमारे पास 20, और इसी जो है 40 में से नाइदर 7। ठीक है, तो 7 मतलब क्या कि वो दोनों ही लैंग्वेज नहीं जानते। क्लियर है, तो द नंबर ऑफ प्रोफेशनल हु न्यू आइदर पाइथन और जावा, या तो वो पाइथन जानेगा या फिर जावा के लिए, तो आप टोटल 40 में से 7 माइनस कर दोगे, है ना, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 33। ठीक है, अब आगे हम क्या देखेंगे, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल हु नो पाइथन और जावा, इन दोनों में से एक, तो पाइथन है ना, पाइथन आप प्लस करोगे जावा वाले को, और उसमें से माइनस कर दोगे हमारे नंबर ऑफ, ठीक है, जो जानते हैं आइदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आप इसमें से लिख दोगे 25। ठीक है, पाइथन के लिए 25 थे, जावा के लिए 20 थे, है ना, 20, और माइनस कितना हो जाएगा, इसके लिए 33 थे। ठीक है, हमने जो निकाला था 33। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, 5 और 45 माइनस 33। ठीक है, तो 45 और माइनस 33 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, क्योंकि ऑफिशियल जो आंसर है उसमें 12 नहीं दे रखा था, तो ये ऑप्शन ड्रॉप किया गया था। लेकिन जब इन्होंने ये जब दिया है, तो इन्होंने करेक्ट कर दिया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 वाला। तो यहाँ पर आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंस्ट्रक्टर ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस की कॉन्सेप्ट बहुत आईएमपी है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, यस कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, है ना, और कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, तो यस दिस इज ट्रू, है ना, कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि इसके पास आर है यहाँ पर रिटर्न टाइप, तो इसको रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं है, जिसके वर्ड में अपने आप में आर है, तो आप इससे थोड़ा याद रख सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मस्ट बी डिक्लेयर एज अ फ्रेंड फंक्शन, नहीं, कंस्ट्रक्टर को हम क्लास की तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, ना कि फ्रेंड फंक्शन की तरह। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, नहीं, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ना कि डिस्ट्रॉय होता है, क्रिएटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्राफ जी विद नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है,
देन 3, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमको ऑलरेडी गिवन है हैमिल्टन ग्राफ में, इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टाइस इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरी, दिस इज द स्टेटमेंट बेस्ड, है ना, ये मतलब ये अपने आप में एक डेफिनेशन है हैमिल्टन साइकिल की अकॉर्डिंग टू डाई थ्योरम, ठीक है। तो आपसे अगली बार पूछा जा सकता है डायरेक्ट थ्योरम के बारे में कि ये कंडीशन है कि आपको जहां पर जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा हैमिल्टन में, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगी, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, तो ग्राफ ऑफ द हैमिल्टन इज द डिग्री ऑफ ईच वर्टाइसेस इज एटलीस्ट हाफ द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द डाइग्राफ डाइट थ्योरम, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML, DHML, XML और जावा से। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो देखो HTML की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। वेब पेज के लिए यूज किया जाता है, हम इसको क्रिएट करते हैं, डिजाइन वेब पेजेस बाय स्ट्रक्चरिंग कंटेंट्स एंड लेआउट, ठीक है। DHTML के लिए क्यों यूज करते हैं, डायनेमिक HTML, है ना, डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये एक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, दिस इज कलेक्शन ऑफ HTML और CSS, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट। तो आपसे अगली बार पूछा जा सकता है कि जो डायनेमिक HTML है वो 3 चीजों से मिलके बनता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, क्लियर है। नाउ XML के बारे में बात करते हैं। तो XML एक्सिस्टेबल मार्कअप लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, डेटा स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हम इसका यूज किस लिए करते हैं, सिंप्लिसिटी, जनरलिटी, यूजेबिलिटी के लिए अक्रॉस द इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं जावा। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर हम एप्लीकेशंस, एप्लेट्स को भी यूज करते हैं। It is known for portability across the platform and robust the performance, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन C++ एंड जावा। जावा जो है वो एक पोर्टेबल लैंग्वेज है ना, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑल्सो, है ना, इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 89 क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको एक आउटपुट कोड दे रखा है, आपको हैश इंक्लूड दे रखा है, वॉइड मेन में आपको एरे दे रखा है, 5 एलिमेंट्स गिवन है, और आपको एक कंडीशन दे रखी है, इंट प्रिंट इंट स्टार p पॉइंटर इज इक्वल टू इंट स्टार एड्रेस अरे +1, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक प्रिंट एफ की कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो जिस ये कंडीशन के ऊपर सारी सिचुएशन बेस्ड होगी, ठीक है। तो देखते हैं इसको, समझते हैं थोड़ा। तो देखो मैं आपको डायरेक्टली सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कैसे हमारा प्रोसेस वर्क करेगा। तो सबसे पहली प्रोसेस है, इंट हमको गिवन है, आपको 5 इंटीजर्स गिवन है। सेकंड कंडीशन में आपको बोला है कि एरे +1, है ना। तो आप नॉर्मली अगर जब स्टार्ट करोगे तो एरे +1 मतलब क्या, आप 20 पे जाओगे, है ना, डायरेक्ट मतलब एरे +1, आपकी कंडीशन स्टार्ट पे 0 पे थी और मतलब हमारा इंडेक्स 0 पे, यानी कि मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो यहाँ पर हमारा एरे रहता है, ठीक है। तो अगर आप 0 इंडेक्स पे हो तो यहाँ पर 10 है और नेक्स्ट इंडेक्स है 20, ठीक है, 20 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। इन फर्दर 30 तो सेकेंड एरे पे हो जाएगा, 40 फिर ये किस पे हो जाएगा, थर्ड पे, और एक अगेन है, एक और है 50, ठीक है। सो ये किस पे हो जाएगा, फोर्थ वाले पे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब आप देखो कि जब हम मतलब इसने क्या बोला, एरे +1, तो एरे अभी हमारा यहाँ पर है और यहाँ से हम जैसे 1 प्लस करेंगे तो एरे कहाँ पर आ जाएगा, 20 पे। तो दैट्स वाई कि प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा, 20 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो है उस पर हम आते हैं। तो हमने एरे प्रिंट कर दिया, इसके बाद पॉइंटर स्टार p-1, ठीक है। और जब आप माइनस एरे +1 करोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20, ठीक है, स्टार, ठीक है, p-1 ये पॉइंटर -1, ठीक है। तो जब आप इसको पॉइंटर -1 करोगे, एक -1 किया हमने तो कहां पर आ गए हम, -1 यानी हम 10 पे आ गए, ठीक है। तो हमने 10 पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगेन आप इसको एक और माइनस करोगे तो आप कहां पर आ जाओगे, 50 पे आ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 20 और 15 कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये 50 पे आ गया। तो समझ रहे हो हमको किस तरीके से इसमें कंडीशंस पे वर्क करना है, ठीक है। तो एक बार और अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया वैसे एरे बना के, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस रहती है तो पहले हमारा पॉइंटर कहाँ पर था, यहाँ 20 पे था, ठीक है, 20 पे, ठीक है। तो जब ये प्रिंट ये वाली कंडीशन आई, जब ये वाली कंडीशन आई तो हमने, हमारा पॉइंटर 20 पे था तो ये वाली हट गई, फिर हमको एक माइनस करना था तो हमने माइनस करा, यानी कि हम बैक में आए,
ठीक है, पॉइंटर हमारा यहाँ आया, तो हमारी यहाँ की कंडीशन थी 10, लेकिन हमको 10 नहीं लेना है जस्ट बिकॉज क्योंकि एक और कंडीशन है, तो आपको अगेन से क्या करना है, फिर माइनस करना है, तो आप इस वाले पे आ गए हैं ना, और हमारा लास्ट एलिमेंट था 50, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, देखो लास्ट एलिमेंट इज 50, ठीक है, तो इसीलिए हमारा 20 और 50 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन सी कोड है, हैश इंक्लूड, इंट टेम्पररी वैल्यू 0 दे रखी है, इंट फंक्शन आपको गिवन है, इंट एक्स और इंट वाई और एक और इंट जेड है ना, टेम प्लस प्लस, और आपको वाई इज इक्वल इक्वल 3 दे रखा है, और आपको जेड की कुछ वैल्यूज गिवन है और आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमारी डेफिनेशन थी इसकी, हम देख लेते हैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन समझेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली यहीं से बताऊंगी कि आपके पास फंक्शन है, तो आप फंक्शन 84 और 81 को कॉल करोगे, क्योंकि क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 3, ठीक है। तो 3 के जब आप इक्वल इक्वल हो, तो जब आप एक आगे बढ़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा 4, ठीक है, और आप जब इसको मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा 81, ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमको मिला 4 और 81, ठीक है। टेम्पररी इंक्रीमेंट हुआ 1 से 81, है ना, इज नॉट 3 द फंक्शन 4 81 डिवाइड बाय 3, ठीक है। हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 27, ठीक है। अब हमारे पास क्या सेकंड स्टेप में आ जाएगा 27 इज नॉट 3, 27 3 नहीं है, क्योंकि हमको 3 के इक्वल लाना है, तो 27 जब 3 के इक्वल नहीं आएगा, आप इसको वापस 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4 और 9, ठीक है। 27 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 9 मिलेगा, अगेन आपको 9 मिला, इट इज नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगेन आप इसको डिवाइड करोगे 3 से, अब हमें 3 मिल गया, नाउ 3 हमें मिल गया, 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर 4 की कंडीशन में हमें 3 मिला है, ठीक है। सो दैट्स वाई 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार 4 होगा तो 64 आंसर आएगा, है ना। तो आप किस टेम्पररी वैल्यू इंक्रीमेंट, मतलब आपको बताना था कि कौन सी वैल्यू हम टेम्प में लेंगे, तो हमारी टेम्पररी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो आपको बस यही बताना था, है ना, आउटपुट कोड के लिए, क्योंकि आपको प्रिंट किसको करना है, सिर्फ टेम्पररी वैल्यू को, ठीक है। तो हमको बस यही देखना है कि आपको y की वैल्यू वो लेनी थी जिससे आप 3, तो आपको बस वैल्यू पुट अप करके देखनी है। तो जहां जब तक आपका y इक्वल 3 नहीं आ जाता, अगर जैसे ही y इक्वल 3 आएगा तो आप x की वैल्यू प्रिंट करोगे, और इस x की वैल्यू को आप कहाँ पर डालोगे, टेम्प में डालोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 91th क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं एएन के बारे में। तो देखो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर ए कंप्यूटेशनल मॉडल, ये एक प्रकार का कंप्यूटेशनल मॉडल से इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन्स न्यूरल नेटवर्क, जैसे ह्यूमन की ब्रेन्स वर्क करते हैं, उसकी न्यूरल नेटवर्क वर्क करते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क करते हैं, क्लियर है। दे कंसिस्ट इंटरकनेक्टेड नोड, इसके अंदर इंटरकनेक्टेड नोड्स होते हैं और न्यूरॉन्स होते हैं, ऑर्गेनाइज इनटू लेयर, जैसे हमारे इसमें होते हैं, ठीक है। अन इनपुट लेयर और वन मोर हाइडन लेयर और एक आउटपुट लेयर, यानी एक इनपुट लेयर होती है, ठीक है, एक आउटपुट लेयर होती है और एक हाइडन लेयर होती है, एक या एक से ज्यादा, इट इज मोर देन वन, ठीक है। ईच कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स हैज अ वेट, हर एक कनेक्शन, इनके बीच में जो भी कनेक्शन होता है उसका अपना एक वेट होता है, एंड एडजस्टिंग द लर्निंग प्रोग्रेस अलाउइंग द नेटवर्क टू एडोप्ट, है ना, द इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इनको इनको मतलब इनको है ना एडजस्ट किया जाता है कि मतलब लर्निंग प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है, और ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ANN are particular effective in recognizing pattern, making them valuable tasks such as image and speech recognition, natural process language and predictive analysis। क्या बोल रहा है कि जो NN है वो क्या करता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। हर जो चीजें, जैसे कि हमारा ब्रेन आपको जैसे आपने अगर आप मान लो कि आपने अगर किसी मतलब प्रेस, या फिर आप जैसे कि किसी कोयले को देख रहे हो या आग को देख रहे हो, तो जब आप उसको टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा, है ना, तो आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि भाई ये आग है, और इसको देखने के बाद समझ में आ रहा है कि ये आग है, और अगर आप इसको छुओगे तो आपको मतलब आपको जलन होगी, ठीक है, या आपको जल जाएगा, क्लियर है। तो इसीलिए पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो वो इमेज को देखेगा या स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा लाइक अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और ये प्रिडिक्ट करेगा एनालिटिकल कि अगर हम उसको देख रहे हैं, उसको छुएंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा, क्लियर है। तो दैट्स वाई कि यहाँ पर वो भी सेम, ये भी इसी तरीके से वर्क करता है, ठीक है। लर्निंग इन ANN टिपिकली इन्वॉल्व ट्रेनिंग एल्गोरिथम, है ना, हम इसमें ट्रेनिंग करते हैं लाइक बैक प्रोपोर्शन विच मिनिमाइज द एरर बाय एडजस्टिंग द वेट, है ना, जो क्या करती है, मिनिमाइज करती है एरर को, हमने पढ़ा है अभी वेट वाले में सीक्वेंस में। ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग ANN हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द
द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट ट्रेडिशनल एल्गोरिथम स्ट्रगल विद। तो ये है ना मशीन लर्निंग का सबसेट हो सकता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये किस फील्ड से बिलोंग करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से, ठीक है, टोटली बिलोंग्स फॉर दैट। और हम इसमें क्या सॉल्यूशन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो हमको दिखती है तो हम उसके लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैराग्राफ, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किससे इंस्पायर्ड है, हमने पढ़ा था यहाँ पर न्यूरल ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ह्यूमन ब्रेन न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ बैक प्रोपोर्शन। तो हमने बताया था यहाँ पे बैक प्रोपोर्शन, मैंने यहीं कहीं नीचे पढ़ा था कि बैक प्रोपोर्शन क्या काम करता है, मिनिमाइज द एरर, ठीक है। सो ये रहा मिनिमाइज द एरर यानी कि रिड्यूस एरर, ठीक है। आपको सेम टू सेम तो वैसे भी नहीं देंगे, वो थोड़ा सा आपको चेंज करके देंगे। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर में बी मोर देन वन नंबर। मैंने आपको बताया था लिख के इनपुट आउटपुट और हाइडन लेयर जो होती है वो वन मोर होती है ना, तो यहाँ पे लिखा है हाइडन लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ वेट इन एनएन। तो वेट ऑफ एनएन का रोल क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये रहा, है ना। तो ये क्या करती है, एडजस्टिंग द लर्निंग प्रोसेस एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया था यहाँ पे टिक करके, तो टू एडजस्ट द इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन एरियाज ऑफ एनएन। तो आप जानते हैं कि हम नेचुरल प्रोसेस हमने पढ़ा है यहाँ पे, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा था, कहा गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस, इमेज पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, इमेज स्पीच, है ना, सभी को। तो चारों ही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सो ABCD, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है, अगला जो पैसेज है वो बैंकर्स एल्गोरिथम है। तो देखते हैं, पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमारे लिए आंसर करना कितना इजी हो जाता है। बैंकर्स एल्गोरिथम इज अ क्रिटिकल डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड। ये एक डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहां हम डिजाइन करते हैं टू फैसिलिटेट रिसोर्स एलोकेशन विदाउट कॉजिंग डेडलॉक, ठीक है। हम यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन इस टाइप से करते हैं कि वो डेडलॉक अकर ना करे, ठीक है। इट प्रोवाइड बाय मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैक्सिमम रिसोर्सेज। ये हमें प्रोवाइड करता है एक ऐसी इंफॉर्मेशन जहां पर हमको बताते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, क्लियर है। हर एक प्रोसेस को में रिक्वायर द करंट एलोकेशन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। आपको हर एक प्रोसेस के लिए आपको 3 वहां पे फील्ड दी होगी और आपको बताया जाएगा कि उसको कितने की नीड है, मैक्सिमम नीड कितने की है और हमको रिमेनिंग नीड निकालनी है, क्लियर है। और करेंटली एलोकेशन भी आपको गिवन होगा, है ना। करेंटली एलोकेशन आपको यहाँ पे गिवन होता है, ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, आपको ये निकालना होता है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे द एल्गोरिथम चेक्स इट्स रिसोर्सेज रिक्वेस्ट टू डिटरमाइन इफ ग्रांटिंग वुड बी लीव द सिस्टम सेफ स्टेट। यहाँ पर हम एल्गोरिथम में हर एक रिसोर्सेज को चेक करेंगे, अगर हम उसको देते हैं तो वो सेफ स्टेट में है कि नहीं है। मान लो कि उस प्रोसेस को ज्यादा की नीड है, ज्यादा रिसोर्सेज की नीड है, और हमने अगर उसको दे भी दिया और फिर भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो डेडलॉक में चला जाएगा, क्लियर है। मीनिंग दैट देयर इज ऑलवेज सीक्वेंस इन विच ऑल प्रोसेसेस कैन कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन विदाउट गेटिंग स्टक, ठीक है। हम चाहते हैं कि सारी जो प्रोसेस है वो अपने सीक्वेंस में हो, लेकिन बस बिना कोई स्टक के, ठीक है। each process must specify the maximum demands of each resources type before start execution। मतलब हमें हर प्रोसेस को स्पेसिफाई करना होगा कि उसकी मैक्सिमम डिमांड कितने की, तभी तो हम बिल्कुल क्लियरली पता कर पाएंगे कि कैसे हम उसको कितनी उसको करंट की नीड है, कितना उसको एलोकेशन है, किसको कितनी उसको नीड है, और अगर उसको उतनी नीड है और हमारे पास अवेलेबल है उतनी रिसोर्स तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। सिंपली वो अपना काम खत्म कर लेगी और हम उससे वापस लेके नेक्स्ट को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये होती है हमारी एल्गोरिथम की डेफिनेशन। द प्रोसेस रिक्वेस्ट एडिशनल रिसोर्सेज एल्गोरिथम चेक इफ ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट विल बी कीप सिस्टम सेफ। अगर उसको एडिशनल रिक्वेस्ट भी जरूरत है मान लो, तो हम बस पहले चेक करेंगे कि हमारा जो डेडलॉक तो सेफ स्टेट में तो है। मान लो कि हमारे पास रिसोर्स है 4 और उसको नीड है 5 की, तो भाई तुम 5 कहाँ से दोगे जब तुम्हारे पास 4 है ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ तो फिर डेडलॉक अक्कर हो जाएगा ना। तो इसलिए इफ सो द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, अदरवाइज द प्रोसेस मस्ट वेट अंटिल द रिक्वेस्ट कैन बी सेफली फुलफिल्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेडलॉक एल्गोरिथम या बैंकर्स एल्गोरिथम हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप जानते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम इंश्योर करती कि ऑल प्रोसेस कैन फिनिश देयर एग्जीक्यूशन विदाउट अ डेडलॉक, ठीक है। हमारी फर्स्ट स्टेप ही यही थी, है ना, ये था फर्स्ट स्टेप यही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो जब आप पैराग्राफ पढ़ लेते हो ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है सब करना, ठीक है।
नेक्स्ट आता है द प्राइमरी गोल ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या होती है कि आप जो है एलोकेट कर दो ऑप्टिमली रिसोर्सेस को, ठीक है। यहाँ पर अगर होता कि डेडलॉक से प्रिवेंट कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बट हमारा मेन गोल होता है कि आप सारी रिसोर्सेज को अच्छे से उसको एलोकेट कर दो और डेडलॉक अकर ना हो। व्हाट इंफॉर्मेशन इज यूज टू डिटरमाइन द रिसोर्स रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड, ठीक है। कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे रिसोर्सेज के लिए, तो देखो आप जानते हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज एंड करंट रिसोर्स एलोकेशन हमको गिवन होती है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। फिर हम क्या निकालते हैं इससे, रिमेनिंग नीड निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which data structures does bankers algorithm use to maintain the state of available maximum and allocated resources? तो यहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो करते हैं मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। आपको बस याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which of the following is not required for the banker's algorithm resource granted? तो देखो requested resource must be available, yes this is true, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रिसोर्सेस ने कितनी रिक्वेस्ट करी है। द सिस्टम मस्ट बी सेफ एंड स्टार्ट आफ्टर ग्रांटिंग रिक्वेस्टेड, बिल्कुल ट्रू है ना। द रिक्वेस्ट मस्ट नॉट बी एग्जिस्ट द मैक्सिमम रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रिसोर्स 4 है और उसको 5 की नीड है तो वी कांट प्रोवाइड दिस, ठीक है। द प्रोसेस मस्ट बी ओनली वन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज, और प्रोसेस सिर्फ एक ही बार रिक्वेस्ट कर सकता है, तो दिस इज नॉट ट्रू अबाउट दिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। और हमारा 23 अगस्त वाला पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू।